रात के काफ़ी लेट टाइम में मैं अपने फ़ोन पर एक पोस्ट स्क्रॉल कर रहा होता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही होती है। उसका टाइटल सीधा और आंखों में चुभने वाला होता है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को कैसे हटाना चाहिए और उसकी जगह लेनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आधे से ज़्यादा लोग ब्लॉगर को गालियाँ दे रहे होते हैं कि वो किसी और की फैमिली में दखल दे रही है। पर मैं ये देखकर एकदम से जम जाता हूँ, मेरी उंगलियाँ ठंडी पड़ जाती हैं, क्योंकि उस पोस्ट करने वाले का प्रोफाइल पिक्चर मेरी वाइफ का मेल सेक्रेटरी झांग जीचेंग होता है। और उस पोस्ट में जो फोटो लगी होती है उसमें एक औरत किसी मर्द का हाथ पकड़े हुए होती है, और उसकी अनामिका उंगली पर जो रिंग होती है मैं उसे एक नज़र में पहचान जाता हूँ। वो रिंग मैंने शादी के टाइम स्पेशली इटली जाकर एक मास्टर से कस्टम बनवाई थी। डिज़ाइन मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। पूरी दुनिया में वो जोड़ी बस एक ही थी। मैं फ़ोटो को जूम करता हूँ, मेरी सांसें रुक जाती हैं। उस हाथ की कलाई पर एक हल्का भूरा निशान होता है, और ली योरान की कलाई पर बिल्कुल उसी जगह पर वैसा ही निशान है। 2 साल पहले वो मेरे लिए सूप बना रही थी, तब गलती से जल गई थी। अगर वो नहीं है तो निशान भी कैसे सेम हो सकता है। मैं फ़ोन नीचे रख देता हूँ। डर के मारे मेरा गला सूख जाता हूँ। बेइंतहा खौफ समंदर की लहरों की तरह मुझे डुबोने लगता है। मुझे यकीन नहीं होता, और मैं यकीन करना भी नहीं चाहता। अगर ली योरान सच में धोखा दे रही है तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा। हमारी 4 साल की शादी, इतने सालों का प्यार, ये सब कैसे आगे बढ़ेगा। मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतना ज़्यादा डरने लगता हूँ। आखिरकार मैं उसका नंबर डायल करता हूँ। जैसा मुझे उम्मीद थी, फ़ोन तुरंत उठ जाता है। जानू, ओवर टाइम कैसा चल रहा है? थकान तो नहीं हो रही? मैं अपनी आवाज़ को शांत रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत थक गई हूँ डार्लिंग। ली योरान की आवाज़ फ़ोन से आती है। उसमें वही जानी पहचानी थकान होती है। आज एनिवर्सरी है, मैं वापस नहीं आ पाई। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? आज मेरी और उसकी शादी की चौथी सालगिरह होती है। मैं जल्दी ऑफिस से आ गया था। कैंडल लाइट डिनर तैयार किया था, खुद अपने हाथों से केक बनाया था, गिफ्ट भी बेडरूम में छुपा रखा था। रात के 7 बजे उसने फ़ोन किया था, आवाज़ में माफ़ी भरी हुई थी। डार्लिंग सॉरी ना, कंपनी के प्रोजेक्ट में अचानक इमरजेंसी आ गई, मुझे रुक कर हैंडल करना पड़ रहा है। तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगली बार मैं पक्का कंपेंसेट करूंगी, ओके। उस टाइम मुझे थोड़ा बुरा लगा था, पर सोचा करियर ज़रूरी है। मैंने प्यार से समझाया था, कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना। पर अब रात के 11 बज रहे हैं और मैंने झांग जीचेंग का वीबो देख लिया है। ली योरान का जवाब सुनकर मेरा दिल थोड़ा शांत होता है। शायद बस झांग जीचेंगे एक तरफा प्यार करता है, फोटो फेक है, जानबूझकर हमारे बीच में आग लगाना चाहता है। मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। कोई बात नहीं जानू, काम खत्म हुआ, मैं आकर पिक कर लूँ? नहीं, ली योरान जल्दी से बोल उठती है। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट होती है जो आसानी से नोटिस नहीं होती। यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लोजिंग वर्क बाकी है, तुम सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। तभी फ़ोन के उस तरफ से एक धुंधली सी मर्द की आवाज़ आती है, हल्के मजाक भरे टोन में। दीदी, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा जो तुम अभी भी थकी नहीं हो? फ़ोन एकदम से कट जाता है। मैं फ़ोन हाथ में लिए वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरे शरीर का सारा खून एक पल में ठंडा पड़ जाता है। वो आवाज़ पक्का झांग जीचेंग की थी, पर उसने कल ही मुझे बताया था कि घर पर इमरजेंसी है, छुट्टी लेकर जा रहा है। उसका घर हज़ारों किलोमीटर दूर है, वो अचानक कंपनी में कैसे आ सकता है? मेरे दिल में एक धमाका होता है, एक बेहद बुरा अंदेशा मेरे दिमाग में आता है। मैं कांपते हाथों से दोबारा झांग जीचेंग का वीबो खोलता हूँ। पता चलता है कि उसने कुछ मिनट पहले एक और पोस्ट डाली है। कोई टेक्स्ट नहीं, बस एक होटल की लोकेशन है, ली योरान की कंपनी से बस 10 मिनट की ड्राइव पर। एक खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में कौंधता है। झांग जीचेंग जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए पोस्ट कर रहा है। मुझे याद आता है वो कैसे ली योरान को देखता है, उसकी आंखों में वो छुपाई नहीं जाने वाली गर्म चमक। अब मुझे एक पल की भी देरी नहीं करनी। मैं कार की चाबी उठाता हूँ और दरवाजे से बाहर भागता हूँ। पूरे रास्ते में प्रार्थना करता रहता हूँ कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद बस कॉलीग्स के बीच ड्रिंक्स हो गई होंगी, शायद बस उसे होटल तक ड्रॉप किया होगा। पर सुबह होते होते मैं होटल के सामने कार में छुपा बैठा होता हूँ और अपनी आंखों से देखता हूँ ली योरान और झांग जीचेंग हाथ में हाथ डाले होटल के लॉबी से बाहर आ रहे हैं। ली योरान ने वो ड्रेस पहनी हुई है जो मैंने कल उसे पहने नहीं देखा था। उसके बाल हल्के करली हैं। वो झांग जीचेंग के कंधे पर सिर टिकाए हुए है, चेहरे पर चमकदार मुस्कान है। झांग जीचेंग उसके कान में कुछ कहता है। वो शर्माकर उसे हल्का सा मुक्का मारती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, उंगलियां उंगलियों में फंसा लेता है। वो इतने करीब, इतने नेचुरल अटैचमेंट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल कॉलीग रिलेशनशिप नहीं है। सुबह की धूप मेरी आंखों में चुभ रही होती है। यह नज़ारा एक जोरदार थप्पड़ की तरह मेरे चेहरे पर पड़ता है। मेरे सारे खुद को धोखा देने वाले ख्यालों को चकनाचूर कर देता है। ली योरान सच में झांग जीचेंग के साथ सोई है। उनके इतने फ्रैंक अंदाज को देखकर शायद ये पहली बार भी नहीं है। मैं बेजान सा घर वापस आता हूँ, जैसे कोई आत्मा निकाल ली गई हो। सोफे पर बैठता हूँ, तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक अनजान ईमेल। भेजने वाले का नाम एक रैंडम कोड है। मैं खोलता हूँ, अंदर एक जिप फाइल होती है। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं कांपते हाथों से डाउनलोड करके अनजिप करता हूँ। अंदर दर्जनों फोटोज़ होती हैं, सारी ली योरान और झांग जीचेंग की, होटल के कमरे में, कार में, यहाँ तक कि मेरे घर के गेस्ट रूम के बेड पर। फोटोज़ में ली योरान ने वो सेक्सी अंडरगारमेंट्स पहने हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। पोज इतने भड़काऊ हैं, आंखें नशीली हैं। मेरे सामने जो शांत और मासूम दिखती है
उससे बिल्कुल अलग इंसान लग रही है। शादी से पहले उसने कहा था कि वो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव है। शादी से पहले कुछ नहीं हो सकता। 2 साल डेट किया, हमने कितनी बार किस भी नहीं किया। हर बार वो बहुत शर्माती थी। मैं हमेशा सोचता था कि वो सच में शर्मीली है। उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता था। शादी की रात तक उसने खुद को पूरी तरह मुझे सौंपा। शादी के बाद भी वो इस मामले में हमेशा पासिव और शर्मीली रहती थी। मैं सोचता था कि ये उसकी नेचर है। पर अब फोटोज में ये बोल्ड, आज़ाद, आग जैसी औरत मेरी सारी समझ को उलट पुलट कर देती है। तो उसका जुनून, उसका खुलकर जीना, ये सब था ही नहीं, बस मेरे लिए नहीं था। गुस्सा लावे की तरह मेरे सिर पर चढ़ जाता है। मेरे अंदर के सारे अंग जल रहे होते हैं, पर जल्दी ही गुस्से को और भी गहरी थकान और निराशा ढक लेती है। मैं सोफे पर पसर जाता हूँ, सूखी आंखों से छत को घूरता रहता हूँ। काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाता हूँ, बॉस को मैसेज करता हूँ। सर, पिछली बार आपने लंदन ब्रांच में ट्रांसफ़र की बात कही थी, मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूँ। बॉस ने कुछ दिन पहले बताया था कि नए ओवरसीज़ मार्केट के लिए एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा नाम सोचा था। उस टाइम मैंने ली योरान के बारे में सोचा। उसका करियर यहाँ पर है। हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने मना कर दिया था, पर अब मैं बस यहाँ से तुरंत भागना चाहता हूँ। डार्लिंग, तुम मेरा मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे नाराज़ हो? देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लाई हूँ। झांग जीचेंग बड़े प्यार से खाना किचन में ले जाकर प्लेट्स में निकालता है, फिर खुशी से टेबल पर सजाता है। ली योरान हमेशा की तरह अपनी हील्स उतारती है, नंगे पैर चलकर मेरे पास आती है, मेरी गोद में घुसने की कोशिश करती है। नाराज़ मत हो ना, इन 2 दिनों में मैं तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम बिताऊंगी, कंपेंसेट करूंगी, ओके? मेरा शरीर अकड़ जाता है। हमेशा की तरह मैं अपने हाथ फैलाकर उसे गले नहीं लगाता। काम खत्म हो गया? मेरी आवाज़ इतनी शांत है कि मुझे खुद अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ली योरान को शायद मेरी अजीबियत का पता नहीं चलता। वो अभी भी प्यार से मेरे पास आती है, मेरी गर्दन में बाहें डालती है। खत्म होते ही तुरंत अपने आयान के पास आ गई। डर था कि कहीं मेरा हस्बैंड अकेले में गुस्सा न कर रहा हो। उसकी आवाज़ अभी भी नरम और मीठी है। उसकी सांसें मेरे कान पर पड़ रही हैं। अगर पहले होता वो ऐसे प्यार से बोलती तो मैं पिघल जाता, सारा गुस्सा गायब हो जाता। पर इस वक्त मुझे बस उल्टी जैसा लग रहा है। वो बाहर दूसरे मर्द के साथ रंगरेलियां मनाती है, मुझे बेवकूफ़ बनाकर अंधेरे में रखती है, और घर आकर ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे हाथ बगल में मुट्ठी बनकर कस जाते हैं, नाखून हथेली में धंस जाते हैं। तेज दर्द मुझे थोड़ा होश में रखता है, मुझे बिल्कुल हिलता नहीं देखकर। ली योरान अपना चेहरा ऊपर उठाती है, अपने गर्म होंठ मेरे गाल के पास लाती है। डार्लिंग, मैं लगभग इंस्टिंक्ट से अपना सिर हटा लेता हूँ, बस ये सोचकर कि ये होंठ शायद अभी अभी झांग जीचेंग को चूम चुके हैं, या उससे भी बदतर कुछ किया है। मुझे इतनी घिन आती है कि उल्टी हो जाए। ली योरान एक पल के लिए जम जाती है। उसके चेहरे पर यकीन न होने वाले एक्सप्रेशन आते हैं, फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मुंह फुलाकर धौरे भरी आवाज़ में बोलती है, डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? पहले जब भी वो ऐसे मासूम और बेचारी शक्ल बनाती, चाहे मैं कितना भी नाराज़ होता, तुरंत पिघल जाता, उसे मनाने में लग जाता, पूरी दुनिया उसके कदमों में रख देना चाहता। पर अब मैंने इतने प्यार से उसे संभाला, उसका ख्याल रखा, बदले में क्या मिला? वो आराम से दूसरे मर्द की बाहों में लेटी रही। और वो मर्द, वो झांग जीचेंग जिसे मैंने अपने हाथों से पाला, छोटे भाई की तरह रखा। शुरू में झांग जीचेंग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब था। मैंने उसकी फीस भरी, जिंदगी में भी हमेशा मदद की। ग्रेजुएशन के बाद उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने ही उसे ली योरान की कंपनी में लगवाया, असिस्टेंट से शुरू किया। यहाँ तक कि जब उसने शिकायत की कि किराया महंगा है, जगह खराब है, तो मैंने अच्छे दिल से उसे अपने घर के गेस्ट रूम में रहने दिया। मैं सोचता था कि मैं मुश्किल में मदद कर रहा हूँ, पर पता नहीं चला कि मैं भेड़िया घर के अंदर ले आया। मेरी आंखों के सामने ये दोनों कब से लगे हुए हैं। मैं, जो इनका हस्बैंड कहलाता हूँ, एक पूरी तरह का मजाक हूँ। गुस्सा मेरी छाती में उबल रहा होता है। मैं लगभग कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि उससे पूछूं, उसका झूठा चेहरा फाड़ दूं। पर जब मैं सिर उठाता हूँ, ली योरान का वो जानबूझकर बनाया हुआ धौरे वाला चेहरा देखता हूँ, सारे सवाल गले में अटक जाते हैं। छोड़ो, चेहरा फाड़ने से, उसे शर्मिंदा करने से और खुद को और ज़्यादा मजाक बनाने से और क्या फ़ायदा? इतने सालों का रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया। शोर मचाने से, सबको बताने से बेहतर है खुद को आखिरी इज्जत दे दूँ, सही टाइम देखकर साफ सुथरा तलाक ले लूँ। आखिर हम कभी सच में एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे? मैं एक अनाथ हूँ, अनाथालय में पला बढ़ा, छोटी उम्र से लोगों का ठंडापन देखा, ताने सहे, मार खाई, दिल पर जल्दी ही एक सख्त परत चढ़ गई। मैंने जी तोड़ मेहनत की, पढ़ाई की, काम किया, कभी सोचा भी नहीं कि अपना घर होगा, अपनी फैमिली होगी। सोचता था अकेला भी ठीक है। फिर ली योरान मिली। उस टाइम मेरा करियर बस शुरू हुआ था, हर जगह मुंह की खा रहा था। एक मुश्किल क्लाइंट के सामने बहुत बेइज्जती हो रही थी, तभी वो रोशनी की किरण की तरह आई, पार्टनर कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर 2-3 लाइनों में मेरा बचाव कर दिया। उसने प्यार से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर वू, हिम्मत मत हारिए, आपका प्रपोजल सच में बहुत बढ़िया है, लगे रहिए, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मुझे हर जगह वो मिलने लगी, कॉफ़ी शॉप में, इंडस्ट्री मीटिंग्स में, यहाँ तक कि उस बुक स्टोर में जहाँ मैं अक्सर जाता था। वो हमेशा इतनी एलिगेंट, इतनी खूबसूरत,
बार बार के इत्तेफाक में मैं बेइख्तियार उसमें डूब गया। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत करके उसे प्रपोज़ किया और उसने सच में हाँ कर दिया। साथ आने के बाद मैंने उसे हाथों की हथेली पर रखा। उसने कहा, शादी से पहले पवित्रता ज़रूरी है। मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाकर खुद को संभालता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। मैं चाहता था कि हमारी शादी सिर्फ प्यार की वजह से हो, शुद्ध और साफ। पर हमारी शादी के खिलाफ उसके माँ बाप ने जोरदार विरोध किया। ली फैमिली शहर की जानी मानी फैमिली थी और मैं बस एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं था। ली के माँ बाप मुझे ऐसे देखते थे जैसे कीड़ा देख रहे हो, घृणा और तिरस्कार। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से अपने घर से लड़ जाए। दर्द सहकर मैंने खुद ब्रेकअप की बात कही। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ली योरान भागती हुई बाहर आई, पूरी भीग चुकी थी, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। रोते हुए पूछा, वो युआन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अच्छी फैमिली नहीं है तो हम साथ नहीं रह सकते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इतना काफ़ी है। बस इसी एक लाइन ने मेरी सारी हीन भावना और डर मिटा दिए। मैंने दिन रात एक कर दिया, बस इसलिए कि उसके काबिल बन सकूं, उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं। ली योरान ने भी माँ बाप का दबाव सहकर मेरा साथ दिया। सबसे मुश्किल टाइम में हम 10-12 स्क्वायर मीटर के बेसमेंट में रहते थे, एक कप नूडल्स बांट कर खाते थे। पर वो हमेशा मुस्कुराकर मुझे हिम्मत देती। सोचता था शायद जिंदगी भर उसके माँ बाप की दुआ नहीं मिलेगी। फिर एक बिजनेस ट्रिप पर हमारा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मौत के मुंह में ली योरान ने पूरी ताकत लगाकर मुझे धक्का देकर दूर किया। खुद बुरी तरह घायल हो गई, बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने क्रिटिकल नोटिस दिया, यहाँ तक कहा कि शायद वो कोमा में चली जाए। उस टाइम मैं एक पल के लिए भी बेड के पास से नहीं हटा। कंपनी का सब कुछ छोड़ दिया। रोज उससे बात करता, हमारी पुरानी यादें सुनाता, विनती करता कि वो जाग जाए। चमत्कारिक रूप से जब भी मैं उससे बात करता, उसकी उंगलियां हल्का सा हिलती। ली के माँ बाप ने अपनी बेटी का मेरे प्रति ये जुनून देखा, मेरा सूखा मुरझाया चेहरा देखा, पर मैं एक पल भी नहीं हटा। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी, शादी के लिए राजी हो गए। इतनी मौत जिंदगी से गुजरकर बनी शादी मैं कैसे नहीं संभालता। जिस औरत ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझसे प्यार किया, मैं उसे कैसे निराश कर सकता था। शादी के बाद मैंने और भी ज्यादा मेहनत की, बस उसे सबसे अच्छा सब कुछ देना चाहता था। पर कभी सोचा नहीं था बस 2 साल की शादी में उसका दिल बदल जाएगा, इतनी जल्दी, इतनी पूरी तरह दूसरे मर्द की बाहों में चला जाएगा। डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? पानी लाने में इतनी देर? ली योरान की आवाज़ मुझे यादों से बाहर खींचती है। कुछ नहीं, मैं होश में आता हूँ। जल्दी से आंख के कोने से एक आंसू पोंछता हूँ, नल बंद करता हूँ, पानी का गिलास लेकर मुड़ता हूँ। मुड़ते ही कोहनी गलती से काउंटर पर रखे कांटे छुरी से टकराती है। खनक की आवाज़ होती है। मैं नीचे झुककर उठाने जाता हूँ, पर मेरी नज़र एकदम जम जाती है। डाइनिंग टेबल के नीचे ली योरान का गुलाबी मोजे वाला छोटा पैर चप्पल से बाहर निकलकर चुपके से बगल में जाता है, हल्के से झांग जीचेंग की पिंडली को छूता है, फिर उसके घुटने के साथ धीरे धीरे ऊपर उसके जांग के अंदरूनी हिस्से पर इशारों से फिरता है। झांग जीचेंगे एक झटके में उसका शरारती टखना पकड़ लेता है अपनी मुट्ठी में, उंगलियों से उसके तलवे पर हल्का सा गुदगुदी करता है, आवाज़ दबाकर माहौल गर्म करते हुए बोलता है, दीदी, इतनी जल्दी बेचैन हो गई? ली योरान शर्माकर उसे घूरती है, उंगलियां सिकोड़ती हैं, आवाज़ और धीमी भड़काने वाली हंसी के साथ। क्यों, डर गए? डर? खाना खत्म होते ही हम बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं अचानक सीधा हो जाता हूँ, जानबूझकर जोर से खांसता हूँ। टेबल के नीचे की हरकत तुरंत बंद हो जाती है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के पानी का गिलास लेकर अपनी सीट पर वापस आता हूँ। ली योरान और झांग जीचेंग दोनों सीधे बैठे हैं, दोनों के चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे वो अश्लील नज़ारा बस मेरा वहम था। ली योरान तो एक और खाना मेरी प्लेट में रखती है, आवाज़ अभी भी कोमल, डार्लिंग, ज़्यादा खाओ, इस बार बिजनेस ट्रिप में बहुत थक गए हो, पतले हो गए हो। झांग जीचेंग बड़ी ईर्ष्या भरी नज़रों से मुझे देखता है, आंखें बिल्कुल साफ, जैसे कोई मासूम कॉलेज स्टूडेंट हो। यान भैया, सच में ईर्ष्या होती है। काश मुझे भी योरान दीदी जैसी अच्छी वाइफ मिल जाए। मैं हंसी रोक नहीं पाता, पक्का मिलेगी। झांग जीचेंग को शायद मेरी आवाज़ में ताना समझ नहीं आता, अभी भी अपनी तारीफ में लगा है। कैसे मिलेगी? योरान दीदी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, मेरी किस्मत में कहाँ? मैं चॉपस्टिक्स रखता हूँ, उसे धीरे धीरे देखते हुए बोलता हूँ, तुम्हारी किस्मत में पक्का है। झांग जीचेंग जम जाता है। तभी मेरी जेब में फ़ोन बजता है, अनजान नंबर। हेलो, क्या आप मिस्टर वू युआन हैं? आपका एक अर्जेंट कुरियर आया है, आपको खुद साइन करना होगा। ली योरान तुरंत उठती है, मुझसे पहले दरवाजे तक जाती है, कुरियर बंदे के हाथ से एक ब्राउन पेपर का लिफाफा ले लेती है, भेजने वाले की जानकारी देखती है, भौहें सिकोड़ती हैं। एयरपोर्ट इंटरनेशनल कुरियर सेंटर से आया है। डार्लिंग, तुमने इंटरनेशनल टिकट बुक की? कहाँ जा रहे हो, मुझे पता क्यों नहीं? उसके एक के बाद एक सवालों के सामने मैं शांत चेहरे से लिफाफा ले लेता हूँ। पिछली बार फ्लाइट से जो माइलेज पॉइंट्स जमा हुए थे वो एक्सपायर होने वाले थे, बस रिवॉर्ड रिडीम किया है, कुछ खास नहीं। ली योरान ये सुनकर साफ तौर पर राहत की सांस लेती है, सीने पर हाथ रखकर कहती है, डरा दिया तुमने, सोचा कहीं चुपके से भाग तो नहीं रहे। मैं बिल्कुल नेचुरली लिफाफा वापस ले लेता हूँ, हल्का सा हंसता हूँ, पर आंखों में कोई गर्माहट नहीं। तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं चुपके से क्यों भागूंगा? ली योरान के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, पर तुरंत वापस नॉर्मल हो जाती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है।
हाँ, मैं भला कैसे कुछ ऐसा करूंगी जो तुम्हारे साथ धोखा हो, हमारे प्यार को तोड़े। अगर पहले होता, उसकी इतनी पक्की बात सुनकर मैं इमोशनल और गर्म महसूस करता, पर अब मेरे अंदर बर्फ जैसी ठंडक है, कोई लहर नहीं, यहाँ तक कि थोड़ा मजाक सूझता है। क्या गिफ्ट है, मुझे दिखाओ ना। वो फिर से उत्सुकता से पास आती है। मैं साइड में हट जाता हूँ, आवाज़ सपाट। कुछ खास नहीं, बस एयरलाइन की मेमोरियल कॉइन है। तुम्हें तो ये कलेक्ट करना पसंद नहीं। ली ओरान धीरे से बुदबुदाती है। साउदर्न एयरलाइन अभी भी मेमोरियल कॉइन देता है? मैंने तो कभी सुना नहीं। मैं और बात नहीं बढ़ाता, लिफाफा लेकर सीधे बेडरूम में जाता हूँ। पीछे से दरवाज़ा लॉक करता हूँ, लिफाफा खोलता हूँ। अंदर चुपचाप एक टिकट पड़ा है। 1 हफ्ते बाद लंदन की 1 वे फ्लाइट। पैसेंजर का नाम वू चियाओ। ये मेरे लिए बनाया गया नया आइडेंटिटी है, नया नाम। 1 हफ्ते बाद मैं इस दर्द भरी जगह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नीचे से ली योरान की आवाज़ आती है। डार्लिंग, तुम ठीक हो? तबीयत तो ठीक है? ट्रिप में आराम नहीं हुआ क्या? थोड़ा थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। मैं दरवाजे के पीछे से जवाब देता हूँ, ठीक है, आराम करो। दोपहर को कंपनी में मीटिंग है, जीचेंग को साथ ले जाऊंगी। जाओ। मेरी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं। मैं सोता नहीं। बेडरूम की खिड़की के पास जाता हूँ। पर्दे के पीछे छुपकर नीचे देखता हूँ। झांग जीचेंग ली योरान की कमर में हाथ डाले है। ली योरान न सिर्फ हटाती नहीं, बल्कि खुद आगे बढ़कर उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलती है। झांग जीचेंग सिर झुकाकर जल्दी से उसके गाल पर एक किस करता है। ली योरान हंसती हुई उछलती है, उसकी गर्दन में बाहें डालती हैं, उस किस को गहरा करती है, गाल से होंठों तक। आगे का नज़ारा मैं देख नहीं पाता। दोनों बेसब्री से कार में चढ़ जाते हैं। कार तुरंत नहीं चलती, बल्कि वहीं हल्का हल्का हिलने लगती है। मैं कलाई पर घड़ी देखता हूँ, चुपचाप टाइम नोट करता हूँ। पूरा 1 घंटा। तब जाकर कार शांत होती है, धीरे से चल पड़ती है। कल रात होटल में पूरी रात, दिन के उजाले में, घर से 100 मीटर दूर सड़क किनारे कार में, फिर से बेसब्री से। लगता है इस मामले में ये सच में आग और सूखी लकड़ी है, एकदम परफेक्ट मैच। मैं अपने होंठ खींचता हूँ, एक मुस्कान जो रोने से भी बदसूरत है। कार दूर जाने के बाद मैं चुपचाप अपना सामान समेटने लगता हूँ। जब जाने का फैसला कर लिया तो बहुत सारे कपड़े और सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं। मैं रोज़ पहनने वाले कुछ कपड़े अलग करता हूँ, माउंटेन एरिया में डोनेट करने के लिए। समेटने के बाद मैं उस ज्वेलरी शॉप में जाता हूँ जहाँ अक्सर जाता था। अनामिका उंगली से वो खास डिज़ाइन की हुई वेडिंग रिंग उतारता हूँ, दुकानदार को देता हूँ। दुकानदार लेता है, ध्यान से देखता है, मुस्कुराकर सुझाव देता है, सर ये वेडिंग रिंग है ना, जोड़ी की। अगर आप डिज़ाइन बदलवाना चाहते हैं तो दूसरी भी ले आइए, हम मैचिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। नहीं, मैं उसे रोकता हूँ, आवाज़ शांत। मुझे डिज़ाइन नहीं बदलवाना, प्लीज़ इस रिंग को पिघला दीजिए। पिघला दीजिए? दुकानदार जम जाता है। हाँ, पिघला दीजिए। मेरा टोन सवाल नहीं उठाता, बस एक सोने का टुकड़ा बना दीजिए। आधे घंटे बाद मैं एक गहरे लाल रंग की छोटी मखमली डिब्बी लेकर शॉप से बाहर आता हूँ। डिब्बी बहुत हल्की है, अंदर मेरी उस भारी भरकम शादी की राख है। घर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगता है। विला के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। कई यूनिफॉर्म वाले पुलिस और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड बेचैनी से कुछ ढूंढ रहे हैं। ली योरान बीच में घिरी है, चेहरा पीला, बेचैनी से इधर उधर भाग रही है। पुलिस को इशारों में कुछ बता रही है। मुझे देखते ही ली योरान की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, जैसे डरी हुई तितली की तरह मेरी तरफ भागती है, सीधे मेरी छाती से लग जाती है, मेरी कमर कसकर पकड़ लेती है। आयान, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे मार ही डाला, पता है? वो फूट फूट कर रो रही है, कंधे लगातार कांप रहे हैं, जैसे जिंदगी मौत का फासला तय हुआ हो। बगल का पुलिस आगे आकर समझाता है, मिस्टर वू, आप आ गए। आपकी वाइफ घर आई तो आप नहीं मिले। देखा आपने बहुत सारा सामान पैक किया है, डर गई कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए पुलिस को फ़ोन किया। नौकर भी साथ में बोलता है, जी सर, मैडम आपको ढूंढ नहीं पाई, पागल सी हो गई थी, हम सबको बाहर भेजा ढूंढने, कहा अगर नहीं मिला तो। ली योरान दूसरों की बात सुनती नहीं, आंसू भरी आंखें उठाकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है, आवाज़ अभी भी रोने वाली। डार्लिंग, तुम आखिर कहाँ गए थे? बाहर जाते तो बता देते, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं जेब से फ़ोन निकालता हूँ, दबाता हूँ, स्क्रीन काली, बैटरी ख़त्म, अपने आप बंद हो गया। तो इतने सारे कपड़े क्यों पैक किए? वो सब पुराने स्टाइल के थे, पहनने लायक नहीं थे, अलग किए, चैरिटी को डोनेट करने के लिए। मेरा जवाब पानी की तरह सीलबंद। मेरे शांत जवाब से ली योरान लंबी राहत की सांस लेती है, मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है, जैसे छोड़ा तो मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है डार्लिंग, वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम गए मैं सच में पागल हो जाऊंगी। एक तमाशा आखिरकार खत्म होता है। मैं आगे बढ़कर पुलिस और सिक्योरिटी से दिल से माफ़ी मांगता हूँ, उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता हूँ, उन्हें विदा करता हूँ। ये लो। मैं वो लाल मखमली डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो खुशी से लेती है, बार बार देखती है। आज कोई खास दिन है? 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे है, एडवांस में बर्थडे गिफ्ट। सच में? थैंक यू डार्लिंग। अभी खोल कर देखूं? वो बेसब्री से डिब्बी खोलना चाहती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, सिर हिलाता हूँ। बर्थडे वाले दिन ही खोलना, थोड़ा सरप्राइज तो रहने दो, है ना? 1 हफ्ते बाद, बिल्कुल वही दिन जब मेरी फ्लाइट उड़ेगी, जब वो बर्थडे की सुबह उठेगी, खुशी से ये डिब्बी खोलेगी, अंदर वो पिघला हुआ सोने का टुकड़ा देखेगी, तब तक मेरी फ्लाइट शायद देश की हवाई सीमा पार कर चुकी होगी। हमारा रिश्ता इस रिंग से शुरू हुआ था,
तो ये रिश्ता इस रिंग के गायब होने के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में ली योरान को सच में डर लगता है कि कहीं मैं अचानक गायब ना हो जाऊं। सारे ज़रूरी काम और मीटिंग्स कैंसिल कर देती है। लगभग 24 घंटे मेरे चिपकी रहती हैं। हम साथ खाना बनाते हैं, हालांकि ज़्यादातर मैं ही बनाता हूँ। वो बस बगल में बैठकर बातें करती है। साथ बोरिंग फिल्में देखते हैं। वो मेरे कंधे पर सिर रखती है। रात के खाने के बाद पास के पार्क में वॉक करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह। कभी कभी मुझे वहम होता है जैसे वो धोखा और झूठ कभी हुआ ही नहीं। हम वापस शादी के शुरुआती दिनों में आ गए हैं, जब हम पूरी तरह एक दूसरे से प्यार करते थे। पर ये झूठी गर्माहट बार बार वाइब्रेट होते फ़ोन से आसानी से टूट जाती है। झांग जीचेंग के मैसेज एक के बाद एक आते रहते हैं। वो युआन, पता है उस दिन कार में मैंने तुम्हें दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे खड़े देखा था। मुझे पता है तुमने देखा कि मैं और योरान कार में क्या कर रहे थे। पर एक बात शायद तुम्हें अभी भी नहीं पता। असल में जब तुमने पहली बार मेरी मदद शुरू की थी, तभी से मैं योरान दीदी के साथ था, तुम्हारे सोचने से बहुत पहले। मैं हमेशा अंधेरे में छुपा प्रेमी नहीं रहना चाहता। सच कहूं तो तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे पढ़ने के लिए पैसे दिए, मुझे बड़ी दुनिया दिखाई, और मुझे योरान दीदी जैसी अच्छी औरत मिली। वो मेरे बिस्तर वाले रूप की दीवानी है। वो मुझे छोड़ नहीं सकती। शर्त लगा लो। आखिर में आखिरी मैसेज 1 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो है। बस ये टाइम देखकर मुझे अंदर का पता चल जाता है। उस दिन ली योरान ने कहा कि गली के कोने वाली बबल टी पीनी है। भाग कर लेने गई। मैं बेंच पर बैठा वो वीडियो खोलता हूँ। नज़ारा देखने लायक नहीं। हाँफती हुई आवाज़ में कहती है, जीचेंग तुम नहीं समझोगे। सेक्स और प्यार अलग अलग चीज़ें हैं। मैं सच में आयान से प्यार करती हूँ। उसने मुझे स्थिर घर और प्यार दिया। पर तुम मुझे चरम सुख देते हो। ये भी मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो मेरा क्या? मैं बस जिंदगी भर तुम्हारा अंडरग्राउंड प्रेमी रहूं, हमेशा अंधेरे में? झांग जीचेंग की आवाज़ में धौरई और नाराज़गी है। ली योरान गर्दन ऊपर उठाती है, आनंद की सिसकारी लेती है, उसके बाल सहलाती है। नाम के अलावा दीदी तुम्हें सब दे सकती है। पैसे, रिसोर्सेज, मेरा शरीर। काफ़ी नहीं? अगर झांग जीचेंग रुक कर उसे देखता है। लियोरान उसे पास खींचती है, अपनी छाती से लगाती है, आवाज़ मोहक और भड़काने वाली। तो दीदी तुम्हें एक बच्चा दे देगी, सिर्फ हम दोनों का। वीडियो यहाँ तक। मैं एक झटके में स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अंदर समुद्र जैसी उथल पुथल और उल्टी जैसा एहसास। तभी ली योरान 2 कप बबल टी लेकर वापस आती है, चेहरे पर एक्सरसाइज के बाद की हल्की लाली। डार्लिंग, ये लो तुम्हारी फेवरेट उलोंग बबल टी, 3 शुगर। मैं हाथ बढ़ाकर लेता हूँ, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। एक शब्द नहीं बोलता। ली योरान मेरे बगल में बैठती है, मेरा हाथ पकड़ती है, चिंता से मेरा चेहरा देखती है। डार्लिंग, क्या हुआ? चेहरा इतना खराब क्यों है? कहीं तबीयत तो ठीक? मैं बिल्कुल नेचुरली अपना हाथ खींच लेता हूँ, आवाज़ सपाट। कुछ नहीं, गलती से एक गंदा वीडियो दिख गया, थोड़ा जी मचल रहा है। ऐसे वीडियो मत देखो, स्वाइप करके हटा दो। वो मेरे कंधे पर सिर रखती है, बबल टी पीती है। नहीं देखूंगा। मैं दूर देखते हुए धीरे से बोलता हूँ, आगे कभी नहीं देखूंगा। रात को हम समुद्र किनारे गए। गर्मियों की रात की हवा में नमकीन खुशबू, लोग इधर उधर घूम रहे। ली योरान मेरा हाथ कसकर पकड़े है। मैंने कई बार छुड़ाने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुआ, छोड़ दिया। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही आसमान में अचानक एक शानदार आतिशबाजी फूटती है, फिर दूसरी, तीसरी। अनगिनत चमकदार आतिशबाजियां एक के बाद एक। पल भर में पूरी रात रोशन हो जाती है। समुद्र की सतह पर चमकती लहरें, जैसे कोई सपना हो। वाह, ये कौन सा बड़ा आदमी प्रपोज कर रहा है? हे भगवान, इतनी सारी आतिशबाजी! पूरे शहर का स्टॉक खरीद लिया क्या? कितना रोमांटिक, जैसे फिल्म शूट हो रही हो। आसपास के लोग वाहवाही और तालियां बजा रहे हैं। ये शरीर और आत्मा दोनों का समर्पण है। उसने हमारी शादी को धोखा दिया, हमारी कस्मों को तोड़ा। चाहे बाद में कितनी भी बार आई लव यू बोले, वापस नहीं हो सकता। टूटा शीशा जुड़ नहीं सकता, गिरा पानी उठाया नहीं जा सकता। डार्लिंग, जल्दी देखो। ली योरान अचानक उत्साह से आसमान की तरफ इशारा करती है। आसमान में आतिशबाजी से साफ चीनी अक्षर बनते हैं। पहला नाम वू युआन, फिर ली योरान का नाम, और आखिर में दोनों नामों के बीच एक बड़ा गुलाबी दिल धड़कते हुए खुलता है, पूरा नज़ारा भर देता है। ली योरान मेरा हाथ कस कर पकड़ती है, मेरे कान में रोने वाली आवाज़ में बेइंतहा सीरियस होकर बोलती है, डार्लिंग देखो, वू युआन, ली योरान, हमारे नाम साथ में। वो मेरी तरफ मुड़ती है। आतिशबाजी की रोशनी में उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही हैं। डार्लिंग, मैं कसम खाती हूँ, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, बूढ़े होने तक। इस जन्म में, अगले जन्म में, हमेशा साथ। ओके? मैं जवाब दे पाता उससे पहले ही वो फिर से मेरी छाती में घुस जाती है। मेरे सीने में मुंह छुपाकर इतनी जोर से चिल्लाती है कि आसपास के सब सुन सकते हैं। ली योरान वो युआन से प्यार करती है, जन्म जन्मांतर, हमेशा, दिल कभी नहीं बदलेगा। उसकी आवाज़ साफ और ऊंची, एक आखिरी दांव का जुनून लिए हुए। आसपास एक पल की खामोशी, फिर और जोरदार तालियां और शोर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई चिल्लाता है, कोई उत्सुकता से पूछता है, ये प्रपोजल है क्या? ली योरान मेरी छाती से सिर उठाती है, चेहरे पर आंसू, पर मुस्कान बेइंतहा खुश। जोर से जवाब देती है, नहीं, हमें शादी किए 4 साल हो गए।
आज मैं बस अपने हस्बैंड को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। इन दिनों वो थोड़ा उदास लग रहा है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी सबसे ज़रूरी इंसान है। फिर से वाहवाही और तारीफ़ों का शोर। मैं वहाँ खड़ा हूँ, चारों तरफ से नज़रें मुझ पर पड़ रही हैं, पर सिर्फ मुझे पता है मेरी अंदर की सच्चाई। मैंने इतने सालों जिस औरत से बेइंतहा प्यार किया, उसने धोखा दिया। शायद बहुत लंबे टाइम से। हमारा ये परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता अंदर से सड़ चुका है, बदबूदार है। उसका हाथ दूसरे मर्द ने पकड़ा, उसके होंठ दूसरे मर्द ने चूमे। उसका शरीर जलना सिर्फ मेरा नहीं रहा। 4 सालों में पीठ पीछे न जाने कितनी बार उलट पुलट हुई। ये भव्य आतिशबाजी, ये गहरे इजहार इस वक्त मेरे कानों में इतने कड़वे और मजाकियां लग रहे हैं। मैं खोया हुआ खड़ा हूँ।